अगर आपको 1 लाख साल पहले प्लाइस्टोसीन के दौरान अमेरिका ले जाया जाए तो आप खुद को एक बहुत ही अलग दुनिया में पाएंगे। मौसम ठंडा होगा, हवा शुष्क होगी और कई जानवर आज देखे गए जानवरों से भिन्न होंगे। और अगर आप बेहद बदकिस्मत हुए तो आप एक ऐसे जानवर से टकरा जाएंगे जो आज के जाने माने प्राणी भेड़िए से बिल्कुल परिचित लगेगा। लेकिन ये केनाइन उस तरह का भेड़िया नहीं है जिससे हम परिचित हैं, बल्कि ये यकीनन कुछ अधिक क्रूर और घातक है। ये डायरवुल्फ है। इस शक्तिशाली जानवर का अस्तित्व लंबे समय से ज्ञात है, क्योंकि बड़े विलुप्त भेड़ियों के अवशेष 1850 के दशक में भी आमतौर पर पूरे अमेरिका में पाए जाते थे। हालांकि उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि ये सभी जीवाश्म एक ही प्रजाति के थे। इसकी जांच करने पर जीवाश्म विज्ञानियों का मानना था कि ये अवशेष पहले से ही स्थापित जीनस केनिस के थे, जिसमें विलुप्त और जीवित दोनों प्रजातियां जैसे भेड़िए, कुत्ते और गीदड़ शामिल हैं। इसके कारण इसे मूल रूप से केनिस प्रिमेविस का नाम दिया गया, जबकि इसके वर्णन के कुछ ही समय बाद इसका नाम बदलकर केनिस डायरिस कर दिया गया, जिसका अनुवाद भयानक भेड़िया है। डायरवुल्फ नाम भी यहीं से आया है, क्योंकि डायर भाग लैटिन शब्द डायरिस का संदर्भ है, जबकि भेड़िया भाग स्पष्ट रूप से भेड़िए के रूप में अपनी स्थिति से आता है। इसमें एक छोटी सी समस्या है, क्योंकि असल में ये कोई भेड़िया नहीं था। ये चौंका देने वाला आश्चर्य 2021 में सामने आया, जब डीएनए की जांच से पता चला कि आम भेड़िए और डायरवुल्फ बिल्कुल भी निकट से संबंधित नहीं हैं, और इसके बजाय दो अत्यधिक भिन्न वंशावली हैं। उनके सबसे करीब से सामान्य पूर्वज 5.5 मिलियन साल से अधिक पुराने हैं, जिसकी वजह से एक और नाम का परिवर्तन सामने आया। परिवर्तन के साथ इसे अब इनोसियन डायरिस कहा जाने लगा। दोनों आपस में संबंधित नहीं है, बल्कि ये भी पता चला है कि ग्रे वुल्फ उसका निकटतम जीवित रिश्तेदार नहीं है। इस खिताब का विजेता अफ्रीकन जैकल है। हालांकि वैज्ञानिक ने ध्यान दिया कि डायरवुल्फ शारीरिक रूप से जैकल से ज्यादा ग्रे वुल्फ जैसा था, क्योंकि दोनों की ऊंचाई, शारीरिक योजना और अनुपात समान थे। बाद में पता चला कि ये समानताएं अभिसरण विकास का परिणाम थी, जो तब होती हैं जब दो जीव जिनमें हाल ही में एक सामान्य पूर्वज की कमी होती है, अंत में बहुत समान हो जाते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से एक समान पारिस्थितिक क्षेत्र के लिए अनुकूल होते हैं। और ऐसा ही डायरवुल्फ और ग्रे वुल्फ का मामला है, क्योंकि दोनों हजारों वर्षों से नॉर्थ अमेरिका में सही अस्तित्व में थे। दोनों में कई समानताएं होने के बावजूद डायरवुल्फ के पास कुछ ऐसे गुण और विशेषताएं थीं जो इसे ग्रे वुल्फ के मुकाबले में अद्वितीय और अधिक भयानक बनाती थीं, जिसमें सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले गुणों में से एक इसका प्रभावशाली आकार था। जीवाश्म विज्ञानियों ने अनुमान लगाया है कि एक सामान्य वयस्क का वजन लगभग 60 किलोग्राम से लेकर 68 किलोग्राम तक का होता था, जिसका अर्थ है कि ये औसतन सबसे बड़े ग्रे वुल्फ जितने बड़े होते थे, और कुछ व्यक्ति और भी बड़े होने में सक्षम थे। हालांकि इन बड़े व्यक्तियों का सटीक आकार वर्तमान में ज्ञात नहीं है। जीवाश्म विज्ञानियों ने कहा है कि सबसे बड़े वयस्कों का सैद्धांतिक अधिकतम आकार 110 किलोग्राम का हो सकता था। कंकाल की बाधाओं के कारण इसे बड़ी संख्या असंभव होने की संभावना है। सैद्धांतिक अधिकतम एक तरफ, जिन आकारों की पुष्टि की गई है उनसे यही पता चलता है कि डायरवुल्फ अब तक जीवित रहने वाले सबसे बड़े केनाइन्स में से एक था, और अगर ये एक भेड़िया था तो इसे सबसे बड़ा केनिस प्रजाति माना जाएगा। फिर भी जब आकार की बात आती है तो सभी डायरवुल्फ ने इस महिमा को नहीं देखा, क्योंकि डायरवुल्फ की भी दो अलग अलग उपप्रजातियां थीं, इनोसियन डायरिस गिल्डाई और इनोसियन डायरिस डायरिस, जो आकार में भिन्न थीं। ये दोनों उपप्रजातियां अलग अलग स्थानों पर निवास करती थीं। गिल्डाई कैलिफोर्निया से मेक्सिको तक पाए जाते थे, जबकि डायरिस डायरिस ग्रेट डिवाइड के पूर्व के क्षेत्रों में रहते थे। इसके अलावा डायरिस डायरिस दोनों में से बड़ा था, जो लगभग 10 से 15% बड़ा था, और बड़े आकार के होने के साथ साथ इस उपप्रजाति के लंबे अंग भी थे, जो बताता है कि यह दौड़ने के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित था। इन अंतरों के कारण विज्ञानियों के लिए स्पष्ट नहीं है, लेकिन अधिकांश का मानना है कि यह पर्यावरणीय कारकों और प्रत्येक उपप्रजाति का वातावरण में उपलब्ध शिकार के प्रकार दोनों का परिणाम था। साथ साथ ये भी अनुमान लगाया गया है कि उनके बीच के अंतर उनकी उम्र के कारण भी थे। डायरिस डायरिस दोनों में से छोटा था, जिससे ये विचार आया कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अमेरिका में बदलाव आया, जिसने डायरवुल्फ को बड़ा होने के लिए उकसाया।
ये स्पष्ट बाकी सभी के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि दोनों प्रजातियों में से छोटे डायरवुल्व्स भी घातक और खतरनाक थे, क्योंकि इसके और बड़े डायरवुल्व्स दोनों के पास एक तरह का अनोखा दंश था, जिसे जीवाश्म विज्ञानी किसी भी भेड़िए के मुकाबले में सबसे ज्यादा उन्नत मानते हैं। ये उन्नत दंश इसकी बड़ी खोपड़ी द्वारा प्रदान किया गया, जिसके सर के दोनों किनारों पर बड़े टेम्पोरालिस मसल्स थे, जिनकी वजह से अपने आकार के अनुरूप अत्यधिक बल के साथ कुचलने में सक्षम था। असल में डायरवुल्फ के पास किसी भी प्लेसेंटल मैमल का सबसे शक्तिशाली काटने वाला दंश था, जो कि स्माइलोडॉन की तुलना में दुगने से अधिक जोर से काटने में सक्षम था। स्माइलोडॉन एक ऐसा शिकारी जानवर था जिसका वजन कभी कभी डायरवुल्फ से 4 गुना अधिक हो सकता था। एक कुशाल दंश के साथ साथ डायरवुल्फ के पास अद्वितीय दांत भी थे, जो उसके काटने को और घातक बनाते थे। इसकी दाढ़ें मांस काटने के लिए विशेष अनुकूलित थीं और इसके केनाइन्स में लचीलापन था, जो देखे गए सारे केनाइन से ज्यादा था। इस लचीलेपन ने न केवल इस परिकल्पना का समर्थन किया कि उसके पास बहुत बड़ा दंश था, बल्कि ये भी संकेत दिया कि वो शिकार को अपने चुंगल में फंसाने के बाद उससे संघर्ष करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित था। डायरवुल्फ के शिकार के लिए दुर्भाग्य था कि उन्हें एक नहीं बल्कि कई डायरवुल्फ से निपटना पड़ता था, क्योंकि डायरवुल्फ एक सामाजिक प्राणी था जो पैक्स या झुंड में रहता था। ऐसा आमतौर पर माना जाता है क्योंकि अमेरिका भर में कई साइट्स पर कई डायरवुल्व्स हैं जो एक ही स्थान और समय पर मारे गए थे। इन स्थलों में से सबसे प्रसिद्ध ला ब्रियर tar pits हैं, जो बहुत पहले एक शिकारी जाल के रूप में काम करता था, जिसने बहुत से जानवरों को अपने चिपचिपे गड्ढों में घेर लिया था। और इस साइट पर पाए जाने वाले डायरवुल्व्स की भारी मात्रा कई लोगों को ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि डायरवुल्व्स ने मिलनसार व्यवहार का प्रदर्शन किया था। इन पैक्स का सटीक आकार ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमान से पता चलता है कि इनकी संख्या 12 से 30 व्यक्तियों के बीच थी। इस प्रकार की संख्याओं और इसके आकार और दंश के साथ कई लोग मानते हैं कि डायरवुल्व्स बड़े मेगाफौना को नष्ट करने में विशेषज्ञ था। आइसोटोप एनालिसिस के माध्यम से पुष्टि की गई है, जिससे पता चलता है कि इसके शिकार में विशेष रूप से प्लाइस्टोसीन बाइसन, ड्वार्फ प्रोंगहॉर्न, वेस्टर्न हॉर्स, जायंट ग्राउंड स्लॉथ्स और यहां तक कि विशाल कोलंबियन मैमथ और अमरीकी मैस्टोडॉन भी शामिल थे। हालांकि ये दोनों डायरवुल्फ के शिकार के लिए अधिक दुर्लभ प्रतीत होते हैं। इन बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए डायरवुल्फ ने संभवतः आज के ग्रे वुल्फ पैक्स में देखी जाने वाली समान रणनीति अपनाई होगी। पहले सदस्यों को फैलाया जाएगा और फिर एक बड़े जानवर का पीछा किया जाएगा, जिसे अपने काटने के साथ साथ वार करके मार दिया जाएगा। डायरवुल्व्स के बीच दांतों का टूटना अधिक था, जो आज के केनाइन्स की तुलना में बहुत अधिक आम था, जिससे ये विचार आता है कि डायरवुल्व्स बहुत लापरवाह हत्यारे थे और अपने विशाल शिकार के साथ बड़े संघर्ष का अनुभव करते थे, जो बहुत खूनी होता था। जीवाश्म विज्ञानियों ने यह भी पाया है कि ये किसी एक शिकार में विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि इनका आहार काफी संतुलित था, जो हाइपर कार्निवोरस था, जिसका अर्थ है कि इसका 70% से अधिक भोजन मांस था। हालांकि आधुनिक भेड़ियों की तरह यह माना जाता है कि डायरवुल्व्स मौका मिलने पर जामुन और दूसरे फल खाते थे या कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति करते थे जो उनके आहार में कम थी। पैक संरचना ने डायरवुल्फ को बेहद सफल और किसी भी चुनौती के लिए काफी मुश्किल बना दिया था। जैसा कि ला ब्रियर tar pits में देखा गया था, ये गड्ढे शाकाहारी जानवरों को फंसा देते थे, जिसके बदले में सभी प्रकार के शिकारियों को आकर्षित करते थे। फिर भी जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि डायरवुल्फ सबसे आम मांसाहारी थे। इन क्षेत्रों और शवों पर कब्जा करने में सक्षम थे और प्रतियोगियों से सफलता से बचाव करते थे। इन पैक्स का नेतृत्व 2 अल्फाज द्वारा किया गया होगा। ये अल्फाज जोड़ियों में होते थे, जबकि बाकी सभी सदस्य वर्तमान और पिछले वर्षों से उनके वंश हुआ करते थे। इसका मतलब ये भी है कि डायरवुल्व्स एक पत्नीक संबंधों का अभ्यास करते थे। कुछ ऐसा ही ग्रे वुल्व्स में भी देखा जा सकता है। डायरवुल्व्स का पैक्स में रहना एक गेम चेंजर था और उसने उन्हें खुले मैदानों, ग्रासलैंड्स, शुष्क सवाना, पहाड़ों सहित कई अलग अलग प्रकार के आवासों में विस्तार करने की अनुमति दी। कई अलग अलग प्रकार के वातावरणों के साथ साथ डायरवुल्फ दूर दूर तक फैल गए। अवशेषों से पता चलता है कि वो अमेरिका और मेक्सिको के कुछ हिस्सों और कनाडा में भी पाए गए। इसके साथ चाइना में भी डायरवुल्व्स के अवशेष पाए गए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि इसने हजारों साल पहले बेरिंग स्ट्रेट को पार किया होगा। विशेष रूप से चीनी अवशेष 40,000 साल पहले की हैं
हो सकता है कि डायरवुल्फ इससे पहले ही वहां पहुंच गया हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये विस्तार काफी प्रभावशाली है, लेकिन अमेरिका के बाहर अवशेषों की कमी से पता चलता है कि उन्हें अपनी स्वदेशी सीमा के बाहर समान विस्तार की सफलता नहीं मिली। कुछ लोगों ने इसका कारण प्रतिस्पर्धियों को बताया, जैसा कि यूरेशिया में गुफा में रहने वाले लगड़ बगड़ का सामना करना पड़ा होगा, जो पहले से ही एक स्थापित शिकारी था और बेहद व्यापक था, जिससे डायरवुल्फ के लिए भारी चुनौतियां पैदा होती होंगी। यहाँ तक कि अमेरिका में रहना भी डायरवुल्फ के लिए आसान नहीं था, क्योंकि डायरवुल्फ, स्मालेडॉन, अमेरिकन लायन, प्लाइस्टोसीन ग्रे वुल्फ, शॉर्ट फेस बेयर, प्लाइस्टोसीन कायोटी और आधुनिक कूगर सहित शिकारियों की एक बड़ी संख्या के साथ सही अस्तित्व में था। इनमें से कई शिकारी उन्हीं जानवरों का शिकार किया करते थे जिससे प्रतियोगिता पैदा हुई और इसने डायरवुल्फ के खाने की आदतों में भूमिका निभाई। क्योंकि शिकार की हड्डियों पर अध्ययन से पता चलता है कि ये एक बहुत ही भक्षक खाने वाला था, जो जितना संभव हो सके, जितना जल्दी हो सके खा लेता था। संभावित आसपास के प्रतिस्पर्धियों के खतरे के कारण इंसान भी इन बड़े केनाइन्स के लिए बाधा बन सकते थे, और ये दोनों हजारों वर्षों से सही अस्तित्व में भी थे। इंसान 20,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका में आया और डायरवुल्फ 9,500 साल पहले तक मौजूद था, जबकि दोनों के बीच संपर्क का कोई प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया। ऐसा लगता है कि डायरवुल्फ 9,500 साल पहले जीवित नहीं रहा था और इसके विलुप्त होने ने कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसकी जनसंख्या संख्याएं थी, आकार और काटने के अनुकूलन सभी इसका साथ देते थे। डायरवुल्फ कई अलग अलग जलवायु में रहने में भी सक्षम था, जिससे संदेह पैदा हुआ कि जलवायु परिवर्तन ने इसे खत्म कर दिया। इससे ये विचार सामने आया कि इसका पतन इसके शिकार मेगाफोना के खत्म होने के कारण हुआ था, जिनमें से कई जानवर चौथे विलुप्त होने की घटना के दौरान विलुप्त हो गए। ये एक अलग बहस है कि ये घटना इंसान के शिकार करने या गर्म टेम्परेचर्स के कारण हुई। ये विलुप्त घटना डायरवुल्फ के गायब होने से संबंधित है और इस बड़े शिकार की कमी की बहस को सपोर्ट करती है कि इस विलुप्त से बचने वाला अकेला बड़े भेड़िए जैसा जानवर ग्रे वुल्फ था, जो कम मांसाहारी था, जिसका अर्थ है कि उनके आहार को पूरक करने में उनकी संभावना बेहतर थी। सही दुख तो यह है कि अब हम इस आलीशान जानवर को केवल अपने स्क्रीन्स पर ही देख सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।